अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुल्करनैन ताहिर। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक हफ्ते से चाइना के दौरे पे हैं और कल जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो सी पैक 2 का रिवाइवल है फाइनली। बहुत सारी इस पे खबरें थी कि भाई फॉर द लास्ट 3 ईयर पीडीएम प्लस पीएमएल नून, शहबाज शरीफ साहब 3 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अभी तक सी पैक स्लो पेस्ड क्यों है, इसकी प्रॉपर रिवाइवल क्यों नहीं हो रही। कल जो दोबारा से आप कह लें कि एमओयू साइन हुए हैं 8.5 बिलियन डॉलर्स के विद चाइना पाकिस्तान के, उसमें ग्वादर एयरपोर्ट द मोस्ट सिग्निफिकेंट है इसमें कि उसका रिवाइवल होगा। 10 साल हो गए ग्वादर को बने हुए, तो अभी ऑपरेशनल नहीं है इन दैट वे विच इट शुड हैव बीन। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सी पैक फेज़ 2 की बात की जा रही है। काफ़ी सारे लंबे चौड़े इसमें प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएंगे और पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। लेकिन द बिग क्वेश्चन इज़ देयर कि इसका रिवाइवल में 3 साल क्यों लग गए, वाई। इससे पहले यही पीएमएल नून थी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं 3 साल पहले नहीं थे। उनका यही क्वेश्चन होता था कि भाई इमरान खान ने इसको जो है वो ब्रेक लगा दी है सी पैक को और ये बहुत जुल्म किया है। तो इन 3 सालों में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में इसको इतना सीरियसली क्यों नहीं लिया। और ये जो कल 8.5 बिलियन के मुआहदे हुए हैं और ये 3 साल पहले या 2 इयर्स बैक या 1.5 साल पहले ही जब पीएमएल नून की गवर्नमेंट 24 फरवरी 24 का इलेक्शन जीत के आई थी उस वक़्त क्यों नहीं हुए। एक और साथ में बात मैं करता चलूँ यहाँ पे कि कहा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर के दौरे को लेके कि भाई इस टाइम पाकिस्तान में फ्लड्स हैं, सैलाब आया हुआ है और एक हफ्ते से शहबाज शरीफ साहब चाइना में बैठे हैं। तो अपोजिशन पीटीआई इस पे काफ़ी तनकीद कर रही है, कई तज्ज़ियाकार भी कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता कि अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पाकिस्तान में होते भी तो उन्होंने क्या करना था। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट है, कई मरतबा उन्होंने कहा है कि हाइब्रिड सिस्टम है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। हाइब्रिड सिस्टम को डिफ़ाइन करते हैं कि जिसमें इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ड्राइविंग सीट पे है, प्राइम मिनिस्टर या तो लेफ़्ट पे बैठा है या बैक सीट पे बैठा है। तो इट मीन्स के प्राइम मिनिस्टर का काम इतना शायद ज़्यादा करने का नहीं है। और एट द हाइंड साइड पे भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जब फ्लड आते हैं तो उसकी पेशबंदी पहले से करनी होती है। इक़दामात जो हैं सीरियस नोयत के वो पहले उठाने वाले होते हैं। अगर ड्यूरिंग द फ्लड तो ज़्यादातर हमने यही देखा है, फ़ोटोशूट एंड फ़ोटोशूट। खैर, प्राइम मिनिस्टर के विज़िट को लेके और सी पैक के हवाले से हमने स्टूडियो में दावत दी है। चाइना टुडे से मुंसलिक हैं यासर हबीब साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और चाइना काइंड ऑफ इनका सेकंड होम है। वेलकम टू द प्रोग्राम यासर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। यासर साहब, पहले तो बताएं कि क्या लेके आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में वापस चाइना के दौरे के बाद। जी असल में इस वक्त जो पूरा सीन है या जो पूरा मंजरनामा है सी पैक फ़ेज़ 2 के हवाले से, क्योंकि इसके ऊपर ही सारा फोकस चल रहा है, एम्फेसिस चल रहा है और ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से सी पैक पाकिस्तान के लिए प्रोडक्टिव होगा, फ़ायदेमंद होगा, क्या क्या पाकिस्तान को मिलेगा। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो अगस्त की 30 से लेकर आगे कोई 4-5 दिन 6 दिन उनको हो गए हैं और वो पहले एससीओ जो है उसकी कॉन्फ्रेंस में थे। उसके बाद फिर वो जो एक B2B सेकंड कॉन्फ्रेंस थी उसमें उनकी शिरकत हुई और फिर उसके बाद सी पैक फ़ेज़ 2 को फॉर्मली लॉन्च किया गया। तो ये इसके स्टेप्स हैं उनके वहाँ जो चाइना का जो उनका विज़िट है। इसके कई पहलू हैं, एक कसीरुल जहती किस्म के उनके इस पूरे सफ़र में हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिला, क्योंकि पाकिस्तान को की इकॉनमी को दोबारा जिसको कहते हैं उसका मोमेंटम ऊपर जाना चाहिए, उसकी ट्राजेक्टरी अपवर्ड होनी चाहिए। तो उसके लिए पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो इस हवाले से जो B2B कॉन्फ्रेंस हुई उसमें $8.5 बिलियन के जो एश्योरेंसेस हुई
और उसमें इसका जो ब्रेकअप करेंगे तो $7 बिलियन के MOU साइन हुए हैं और 1.5 बिलियन के JVs जो हैं वो साइन हुए जॉइंट वेंचर्स जॉइंट वेंचर्स हैं। तो इस पे जो सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर काम होगा, ये पूरी जितनी हम इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, इसमें एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, IT है, मिनरल्स हैं, एनर्जी है और इसके अलावा AI भी इसमें शामिल है। यासर साहब, मिनरल्स पे तो ज़्यादा नज़र इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप की है, लेकिन खैर उस पर हम बात करते हैं साथ में। लेकिन ये हमें बताएं कि सी पैक कहाँ पे खड़ा है राइट नाउ, और जो पहले बातें थी कि इसको स्लो डाउन किया गया है पर्पसली, तो अब रिवाइवल की बातें हो रही हैं, तो ये गवर्नमेंट 3 साल क्या करती रही है? आप ड्यूरिंग दैट पीरियड मैनी अ टाइम इन चाइना में थे, आपने लिखा भी है चाइना टुडे में, थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या इनसाइड स्टोरी बताएं इस सारे की कि सी पैक में चल क्या रहा है, और उसके बाद मैं आपसे ये भी क्वेश्चन करूंगा कि ओवरऑल पब्लिक को भी बताएं कि सी पैक के अंदर मेजर प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, हमारा एट द एंड ऑफ द डे हमने क्या उससे गेट करना है। लेकिन पहले वाला क्वेरी कि कहाँ पे खड़ा है सी पैक? जी देखिए, सी पैक जो था जब 2015 में प्रेसिडेंट शी आए और उन्होंने बाकायदा ये सारा साइन वगैरह हुए और बाकायदा ये फिर चला, तो एक पूरा एंथुजियाज़म था, जोश व खरोश था कि जनाब बहुत से हम इसके ऊपर इकोनॉमिक मार्के करेंगे। तो जितना एक्सपेक्टेशंस थी वो उतनी हो नहीं सकी, वो काफ़ी उससे नीचे रहा लेवल। तो लेकिन बहरहाल इसमें कुछ कामयाबी भी मिली हैं। हम जिसको सी पैक फेज़ 1 कहते हैं, उसमें कोई 8000 मेगावाट के करीब जो प्रोजेक्ट्स लगे, उसकी वजह से पाकिस्तान जो पहले एनर्जी डेफिसिट का कंट्री कहला रहा था, तो जो नेशनल ग्रिड है उसमें 8000 मेगावाट बिजली शामिल हुई। इट मींस कि जो लोड शेडिंग कम हो रही है थैंक्स टू चाइना एज वेल। जी बिल्कुल ऐसी ठीक है। फिर ये था कि जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पाकिस्तान को बड़ी अशद ज़रूरत थी, तो कोई 850-900 के करीब किलोमीटर्स जो रोड्स हैं वो बिछाई गई, और वो भी हाई क्वालिटी की। इसके बाद जो बिजली की ट्रांसमिशन लाइंस थी वो भी कोई 785 किलोमीटर के करीब ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई, और स्पेशली इसमें लाहौर मिटियारी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो DC के हवाले से पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये लाइंस बिछी हैं, जिसकी असल वजह ये थी जिससे लाइन लॉसेस कम हुए और पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल लेवल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बिजली के हवाले से वो मिला। और फिर जो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से तकरीबन 1.5 लाख के करीब डायरेक्ट जॉब्स पैदा हुई और कोई 8 लाख के करीब इनडायरेक्ट जॉब्स इससे पैदा हुई। तो ये एक मोटी इसकी हमें खद-ख्वाल नज़र आते हैं। और 50 इसमें तकरीबन $28 बिलियन के टोटल जो फंडिंग थी, जो कि हम कहते हैं $65 बिलियन का टोटल ये सी पैक का जो वॉल्यूम है, उसमें अभी तक $28 बिलियन खर्च हो चुके हैं। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट और ये $28 बिलियन जो है वो चाइना ने खर्च किए हैं। जी चाइना ने खर्च हमने इसका इंटरेस्ट भी तो देना होगा ना, जो उन्होंने लगाया पाकिस्तान में है, हमने तो रिटर्न भी करना है। जी एक थोड़ी कंफ्यूजन भी क्लियर कर दीजिएगा, वो ये है कि शायद हमने चाइना पैसा तो लगा रहा है लेकिन वापस ले रहा है 22% मार्कअप के ऊपर, 22% जो इंटरेस्ट है इसका, सच ए ह्यूज इंटरेस्ट। अगर ये ऐसा ही है, आप हमें क्लियर करेंगे इस हवाले से। मैं सर इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसमें ग्रांट्स भी हैं, इसमें एड भी है, इसमें सॉफ्ट लोन भी हैं, और इसमें जो डायरेक्ट चाइना के जो बैंक्स हैं उन्होंने भी डायरेक्ट फाइनेंसिंग की हुई है। तो इसके काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई 22% मार्कअप है और इस तरह की है। हाँ, कुछ बैंकों के आप कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो सी पैक से रिलेटेड लोन्स हैं वो 5% से ज़्यादा नहीं है। यानी अगर टोटल चाइना का जो हमारा और चाइना का जो लोन के हवाले से है वो 30% है पूरे पाकिस्तान का जो हम लोन जो लेते हैं। तो 70% इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ है और बाकी हमने 30% चाइना से लिया है, और उसमें सिर्फ 5% सी पैक रिलेटेड है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसको ह्यूज लेवल पे नहीं हम समझ सकते कि ये चाइना ने हमें कोई डेट ट्रैप के हम चक्कर में आ गए हैं, तो ऐसा यानी कि इसके इम्कानात बहुत कम है। ये बताएंगे कितनी जॉब्स अभी तक क्रिएट हुई हैं 2015 से लेकर 25 आ गया, 10 साल का सफ़र है सी पैक का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। तो पाकिस्तान के अंदर कितनी लोगों को जॉब्स मिली हैं बाय दैट? जी, मैंने जैसे पहले बताया कि इसमें कोई 1.5 लाख के करीब डायरेक्ट जॉब्स अभी सोफार अभी तक, और कोई 8 लाख के करीब इनडायरेक्ट जॉब्स हैं,
और डायरेक्ट जॉब से मुराद यही है कि जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक चल रहे हैं, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो गए, तो जो ख़त्म हो गए तो लाजिम बात है वहाँ पे अब एम्प्लॉयमेंट उस तरह की नहीं है। अगर वहाँ पे सपोज 500 बंदा काम कर रहा था तो अब सिर्फ 50 बंदा काम कर रहा है, उसको सिर्फ ऑपरेशनल रखने के लिए। तो इस तरह जब नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तो जब ये प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, इनके फेजेस चल रहे थे, अपने पीक पे थे, तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी। अब लेकिन जो डायरेक्ट जॉब्स है, जहाँ पे जो पोस्ट हैं वहाँ पे पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। और अभी तक जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं पर्सनली मुख्तलिफ कंपनीज़ में गया हूँ और चाइनीज़ जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मिला हूँ, तो सारा कुछ जब मैंने अपना उसका असेसमेंट किया तो कोई 70-80% जो हैं वो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ पोस्ट पे, मुख्तलिफ पोजीशंस पे और लेबर लेवल पे, और बाकी जो हैं वो चाइनीज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं। यासर साहब, हमें बताइएगा, थोड़ा सा पीछे ले जाएं कि सीपैक स्लो क्यों हुआ और आज की डेट में ये कहाँ खड़ा है? जी, इसके भी काफ़ी क्राइसिस हैं। सबसे पहला क्राइसिस हमारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, यानी कि हम सियासी तौर पर बड़े मुश्किल हालात का शिकार रहे हैं। कभी नो ट्रस्ट मोशन, कभी जो है सियासी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में 3 साल से कंटिन्यू है। जब से इमरान खान का आउस्टर हुआ है उसके बाद से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई। जी, अभी तक उस तरह नहीं आई जिस तरह के आनी चाहिए। अभी गवर्नमेंट खुद कोशिश कर रही है और इसी वजह से तो नहीं कोशिश कर रही है। कोशिश कर रही होती तो अपोजिशन को टेबल पे बैठाती और उसके बाद मूव फॉरवर्ड करती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं बिल्कुल इस क्वेश्चन को आगे लेके चलता हूँ आपसे, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, टेक अ ब्रेक, व्हेन वी गेट बैक तो हम इस पे बात कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। जी यासर साहब, बताइएगा कि सीपैक कहाँ खड़ा है इस टाइम, और वो हम साथ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से बात कर रहे थे। जी, मैं इसके कुछ पहलू बता रहा था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मिस गवर्नेंस है और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं। ये वो 3 पॉइंट्स हैं, और आखिर में सबसे टॉप ऑफ देम सिक्योरिटी है। तो ये सिक्योरिटी तो बिल्कुल है। चाइनीज़ के ऊपर अटैक्स रहे हैं बैक टू बैक, तो बिल्कुल 4 चीज़ें हो तो गई। ये 4 चीज़ें थी। अब इन 4 चीज़ों को केटर करने के लिए इस जो कॉन्फ्रेंस थी, यानी जो SCO और उसके बाद शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें उसके बाद पाकिस्तान और जो चाइनीज़ लीडरशिप थी मिलके उन्होंने पाकिस्तान चाइना एक्शन प्लान 2025 से 2029 का ये पूरा एक उन्होंने प्लान किया है। ठीक है, ये जो सीपैक फेज 2 है ये 4 साल का है प्राइमरीली, ये ऐसा ही है कुछ? नहीं, फेज 2 4 साल का नहीं है। इसका कोई अभी ड्यूरेशन तय नहीं किया, लेकिन मैंने जो एक्शन प्लान जो है वो इनिशियल प्लान जो है वो 4 ईयर है, वो 4 ईयर का है। 2029 तक की गवर्नमेंट का टेन्योर भी है ना? जी, बिल्कुल ऐसी है। अगर टेन्योर पूरा इसको करने दिया या ये मैनेज टू जी बिल्कुल मेक इट, तो बाजार तो कर जाएंगे। शबाशी साहब बड़े सियाने हैं इस हवाले से। जी, होप्स आर हाई, सो लेट्स सी दैट हाउ दिस सिचुएशन विल बी अनफोल्डिंग, विल बी ब्रिंगिंग गुड फॉर्चून फॉर गवर्नमेंट और नॉट, लेट्स सी। अच्छा, इस पे मैं ये बात कर रहा था कि ये जो एक्शन प्लान है, इसमें जो चाइनीज़ लीडरशिप है, ख़ासतौर पर प्रेसिडेंट शी हैं और उनके प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ली हैं, उन्होंने ख़ास तौर पर इस पे जोर दिया है कि एक तो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बगैर जो कोई भी स्टेप्स लिए जाएंगे, डेवलपमेंट प्लान्स किए जाएंगे, इन्वेस्टमेंट और चाइना का जितना पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है वो जो है ना आगे की तरफ नहीं जा सकती। तो यासर साहब, ये प्रेसिडेंट शी ने ये बात की है SCO कॉन्फ्रेंस, इसी दौरान जो वीक लॉन्ग टूर ऑफ शहबाज शरीफ, इसमें बात की है। जी, इसी एक्शन प्लान के तहत बात। फिर तो ये ब्रेकिंग खबर दे रहे हैं आप इसमें, इस हवाले से कि पाकिस्तान में अगर उनका कंसर्न है चाइना का कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इसके लिए आप एफर्ट्स करें, इकदाम करें, इससे बिग न्यूज़ इनफैक्ट। तो लेट्स सी कि शहबाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर वो अपना जो है अपोजिशन को ऑन बोर्ड करते हैं कि नहीं करते, उनकी तरफ शेक हैंड एक्सटेंड करते हैं कि नहीं। जी, तो इसलिए इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो मैंने सिक्योरिटी का जिक्र किया, तो उसके ऊपर भी वो आए और उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट शी ने प्रपोज़ किया हुआ है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, उसके जो 6 कॉन्सेप्ट्स हैं वो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर काम करना चाहिए, जिसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो सिक्योरिटी और डिफेंस के मामलात हैं उसको आगे की तरफ लेके जाना चाहिए।
जिसमें मिलिट्री टू मिलिट्री विजिट्स हैं, एक्सचेंज हैं, ट्रेनिंग है, एक्सरसाइज है और मिलिट्री टेक्नोलॉजी है जी। ये। और उसके बाद काउंटर टेररिज्म के ऊपर उन्होंने भी इस हवाले से बात की कि काउंटर टेररिज्म में पाकिस्तान और चाइना का जो जॉइंटली जो एक वर्किंग रिलेशनशिप है उसको भी एनहांस करने की ज़रूरत है। और उसमें भी ये है कि अब अगर हम देखें तो CPEC से रिलेटेड जो शुरू का जो उसका मास्टर प्लान है उसमें कहा हुआ है कि जितना कोई प्रोजेक्ट होगा उसका 1% सिक्योरिटी पे लगेगा। और इसके अलावा मुख्तलिफ और चीज़ें भी सामने वो ला रहे हैं। सिक्योरिटी ऑफ चाइनीज जी, वो उसके ऊपर बड़े कंसर्न है और प्राइम मिनिस्टर ने एश्योरेंस भी दी है कि वो सिक्योरिटी के हवाले से चाइनीज़ जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं CPEC से रिलेटेड है या नॉन CPEC रिलेटेड है, वो कहते हैं कि जनाब हम 100% उनको सिक्योरिटी देंगी और पाकिस्तान जो है किसी भी हवाले से कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा CPEC के फ़ेज़ 2 के अंदर कि सिक्योरिटी की वजह से कोई चीज़ डीरेल हो। पाकिस्तान और चाइना जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, सिक्योरिटी में मिलिट्री उसकी कैपेबिलिटी कह लें या मिलिट्री और डिफेंस कॉपरेशन की बात कर लें, तो अभी जो है इंडिया भी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज इन SCO, तो उसमें चाइना में थे साहब 7 साल के बाद। तो वो परेशानी होंगे या हुए होंगे कि चाइना पाकिस्तान के साथ जो मिलिट्री और डिफेंस के मामलात हैं उसमें फर्दर कॉपरेशन, अभी भी ताज़ा मार खाई है भारत ने पाकिस्तान से 5 दिन का जो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हुआ, स्मॉल टाइम जंग कह लें, तो इंडिया इसको कैसे देख रहा है आपकी नज़र में? आप जी देखें, इंडिया के लिए तो एक एम्बेरसमेंट है इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंडिया का बहुत एम्फसिस था कि जो जॉइंट डिक्लेरेशन है SCO का उसमें पहलगाम का वाक़या को मेंशन होना चाहिए था। ये उन्होंने बड़ा ज़ोर अपनी डिप्लोमेटिक उसको कंडेमनेशन में तो आया सिंपली इस तरह, वो जाफर एक्सप्रेस दोनों वाक़या है, उसकी कोशिश चाहिए थी पाकिस्तान को सिंगल आउट करे कि पाकिस्तान पे ब्लेम दे। पाकिस्तान को लेके कोई भी दुनिया में कहीं से भी फिंगर पॉइंट नहीं हुई, सिंपली उसकी कंडेमनेशन हुई पहलगाम के। जी, वो तो पाकिस्तान भी कर रहा है। जी, दोनों साइड पे हुआ ना, लेकिन वो चाह रहा था कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर उसका एलिगेशन आए या उसको किसी तरीके से मेलाइन किया जाए, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उसको बिल्कुल क्लियर आउट कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है और इसमें ऐसी हम किसी को पॉलिटिसाइज नहीं कर सकते किसी भी हवाले से। तो सारे मेंबर्स जो बराबर हैं, चूँकि SCO में बताया हुआ है सारा जो उसके डिक्लेरेशंस हैं कि बिल्कुल वो इवन हैंडेडनेस के साथ सब चीज़ों को डील किया जाएगा। लेकिन इंडिया जो था, इंडिया के साथ तो कोई मुआहदा नहीं हुआ ना चाइना का, नहीं डिफेंस को लेके, नहीं अभी तक कोई कर लेना चाहिए। पाकिस्तान से मार खाई है, पहले वो कह रहा था कि इनफैक्ट हमने पाकिस्तान से नहीं मार खाई, चाइना से मार खाई है। और मजे की बात यही है, फिर उसके बाद उसके घर भी चला गया क्योंकि स्नब किया डोनाल्ड ट्रंप ने, 50% टैरिफ लगाया, ऑप्शन उसके पास बचा नहीं था। तो काफ़ी सुबकी हो रही है भारत की अक्रॉस द ग्लोब, समझ उसको अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके भी नहीं आ रहा। मैं मूव फॉरवर्ड करूंगा टुवर्ड्स गवादर, बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, ये फंक्शनल क्यों नहीं हो रही यासर साहब, ये बताएं अंडर CPEC। जी, गवादर पोर्ट जो है वो उसके जो मामलात हैं, टेक्निकली देखा जाए तो इसको भी तकरीबन 10 साल हो गए हैं। 10 साल में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स तो वहाँ पे चले हैं, लेकिन जिसको हम कहते हैं कि फुल फ्लैज उसकी ऑपरेशनलाइजेशन होनी चाहिए थी, उसको एक्शन में आना चाहिए था, उसको बिजनेस वहाँ पे प्रोड्यूस करना चाहिए था, उसमें वहाँ के जो मार्केटिंग प्लानिंग्स थी वो सामने आनी चाहिए थी। हालांकि रिसेंटली जो है वो वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है, जिसका पूरी दुनिया में बड़ा चर्चा रहा है, लेकिन वो भी अभी आप देखेंगे वहाँ पे सिर्फ 2 फ्लाइट्स आ रही हैं। तो चूँकि वहाँ पे हम ये सोच रहे थे कि एक अच्छा पैसेंजर का इनफ्लो आएगा, इन्फ्लक्स आएगा, वहाँ पे बिजनेसमैन आएंगे, लेकिन जब तक वहाँ पे प्रॉपर मार्केटिंग प्लान, बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा तो ये चीज़ें शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकती। गवर्नमेंट अब 3 साल से हमें नज़र आ रही है, लेकिन कोई सवाए लिप सर्विंग के हमें और विंडो ड्रेसिंग की चीज़ों के और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जब भी देखते हैं जनाब जो मिनिस्टर्स हैं वो ग्वादर जा रहे हैं, ग्वादर से वापस आ रहे हैं। यासर साहब, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी इसमें चल रही है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि एक फ्रेंडली कंट्री नहीं चाहता कि हमारा ग्वादर पोर्ट जो है वो ऑपरेशनल हो। अगर वो अच्छा ऑपरेशनल हो गया, पाकिस्तान ने अच्छी कमाई उधर से शुरू कर दी, तो
उनका पोर्ट जो है वो वहाँ पे उतनी कमाई नहीं रहेगी। ये इस पे थोड़ा क्लैरिफाई कीजिएगा या हमें रोशनी डालिएगा कि क्या ये एक्चुअली ऐसा ही है कि इट इज़ मेयर अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। देखिए, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ बिजनेस है तो बिजनेस राइवलरी एक ओपन सीक्रेट है। और इस तरह जो जो दूसरी पोर्ट्स हैं उन्होंने भी देखना होता है कि उन्होंने कितना बिजनेस जनरेट करना, और ये अगर ग्वादर पोर्ट फुली ऑपरेशनल हो जाती है तो वो कितना फेच करेगा। तो उसके वो फ्रेंडली कंट्री इसमें कोई रुकावटें डाल रहा है? देखिए, इस तरह के कोई बाजार तो हमारे पास सबूत नहीं है। या हमारे घर में बैठे एजेंट जो हैं वो सर्व कर रहे हैं उनका पर्पस, और इसीलिए ग्वादर 10 साल बनने के बावजूद भी उस तरह से एक कमाऊ पुत्र नहीं बन पाया। और देखिए, हम तो कुछ नहीं कह सकते कि उनके कोई बंदे वहाँ पे हमारे यहाँ प्लांट हुए हुए हैं, और यहाँ के जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं या लॉ मेकिंग बॉडीज़ हैं वहाँ पे उनकी रसाई है, तो वहाँ पे वो कुछ आर्म ट्विस्टिंग करते हैं या कोई और अपना जो है ना हाई हैंडेडनेस की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हमें नहीं पता इस चीज़ का। लेकिन बात ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट की रिट जो है उसको चलना चाहिए। और गवर्नमेंट अगर अपनी रिट ही इम्पोज नहीं कर सकती या उसको एक्शन में नहीं ला सकती तो फिर तो वो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। देखें, लोकल्स को एंगेज करें, उनको जॉब्स दें, जी, ऑन बोर्ड करें जी, तो आपकी रेट ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगी। जी जी, बिल्कुल ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट इस हवाले से कितनी सीरियस और सिंसियर है। चूँकि मैं लास्ट टाइम मिलके आया था जो चेयरमैन है चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी, जो कि ग्वादर पोर्ट को रन करती है, तो उन्होंने बाकायदा गवर्नमेंट को लेटर्स लिखे हुए हैं कि जनाब हमें ये फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, वरना ग्वादर पोर्ट को हम जो है ना उसके सही लाइन और लेंथ के ऊपर काम उसमें रुकावट आ रही है। तो अभी तक गवर्नमेंट जो है वो पता नहीं क्या वजह है कि ऐसी अभी तक कुछ खास काम नहीं उसके ऊपर हो सकता। लेटर आ रहे हैं, लेटर जा रहे हैं। तो अब तो बस यासर साहब एक फाइनल, वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, एक फाइनल कमेंट कर दीजिएगा, सी पैक इन लेटर एंड स्पिरिट रिवाइव हो पाएगा या कि अभी भी जस्ट अ लिप सर्विस है ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और ये जो हमें MOUs साइन होते नज़र आ रहे हैं ये भी एक काइंड ऑफ एक चीज़ सामने है, लेकिन एक्चुअली ये चीज़ ट्रांसलेट ना हो पाए? देखिए, मैं जहाँ तक उम्मीद की बात है, मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि ये वाकई CPEC 2 जो है वो टेक ऑफ करेगा। वजह यह है कि अब इस वक्त जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट, चाइनीज़ लीडरशिप वो इसके ऊपर ख़ासी सीरियस है और इसको वो यानी कि एक आसान चीज़ के तौर पर नहीं ले रही। इसलिए वो पाकिस्तान गवर्नमेंट पर बाकायदा उनके साथ कोऑर्डिनेशन चल रही है, उनके ऊपर उनके कोलैबोरेशन हो रही हैं। जैसे मैंने आपको इसी में CPEC फ़ेज़ 2 में जो उसके 5 नए कॉरिडोर्स हैं जिसमें ग्रोथ है, लाइवलीहुड है, इनोवेशन है, ग्रीन है और ओपननेस है। ये 5 कॉरिडोर हैं जिसको उन्होंने जोड़ा है 5 EVs के साथ, यानी 5 E's के साथ, यानी जिसको तो ये उम्मीद तो ये है कि इसकी वजह से हमें एक वो टेक ऑफ करेगा। बिल्कुल ठीक। इसी उम्मीद के साथ नाज़रीन, थैंक यू यासर साहब फॉर योर टाइम, और यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम सैलाब की डेवस्टेशन के हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, टेक ए ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। तकरीबन 40 लाख के करीब लोग पंजाब में वो बेघर हो गए हैं। 4000 विलेजेस जो हैं, गांव जो हैं, इस टाइम सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं, और 50 के करीब लोग जो हैं दे लॉस देयर लाइव्स इन पंजाब इन दीज फ्लड्स। जो ये फ्लड स्टार्ट हुए थे 23 अगस्त से अभी तक जारी हैं। अभी नेक्स्ट इनका पड़ाव जो है वो साउथ पंजाब की तरफ से है, वहाँ से आगे फ्लड जो है, सैलाब जो है वो मूव फॉरवर्ड कर जाएगा सिंध की तरफ। और साथ साथ इसमें जो एक बड़ा इशू है वो खाली विलेजेस का उसमें बह जाना, लोग बेघर हो जाना, लाखों एकड़ के ऊपर फसलें तबाह हुई हैं। ब्लूमबर्ग की लेटेस्ट रिपोर्ट है कि अब आने वाले इस साल की जो फसलें थीं, लाइक गन्ने की फसल, वो 35% जो है उसका आउटपुट वो कम होगा। चावल का आउटपुट 60% से कम होगा। इसी तरह कपास 35% एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऑन ग्राउंड सूरत हाल पे रोशनी डालने के लिए हमने दावत दी है चौधरी हसीब अनवर साहब को। चेयरमैन हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। चौधरी साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम।
जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब बताइएगा, कितनी एकड़ ज़मीन जो है वो इसमें, जिस पे फसलें लगी हुई थी, वो इसमें बिल्कुल सबमर्ज हो गई वाटर में और फसलें तबाह हो गई, पंजाब में स्पेशली। गुजारिश ये है कि इस वक्त जो सैलाब की तबाहकारियां हैं वो अभी तक साउथ पंजाब के अंदर दाखिल हुई हैं। कल तक जो सैलाब का बड़ा रेला था वो साउथ पंजाब में मुल्तान तक पहुंचा था। अभी ये कहना कबल अज वक्त होगा कि कितने लाख एकड़ इस सैलाब ने तबाह किए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से एक 13 से 14 लाख एकड़ का फिगर जरूर आया है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि असल में तबाही इससे कई लाख गुना एकड़ ज्यादा की हो गई है। इस सैलाब ने अगर सबसे ज्यादा किसी का नुकसान किया है तो वो इस मुल्क का किसान और इस मुल्क की ज़राअत का किया है। किसान बेचारा पिछली 5 फसलों से मुश्किलात का शिकार था। पिछली 5 फसलों में वो लगातार नुकसान में था। उसकी रहती सहती कसर इस कुदरती आफत सैलाब ने निकाल दी है। इस वक्त लोग बेयारो मददगार खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। अब मैं आपको एक मिसाल, छोटे से एक इलाके की मिसाल देता हूँ। एक जिला पाकपतन है, उसको सतलुज दरिया ने हिट किया। वहां पे कई सौ एकड़ पे जो गांव थे, कई सौ बस्तियां जेरे आब आ गई। वो लोग बेचारे, उनकी फसलें खत्म हो गई, उनके घर बार खत्म हो गए। वो अपने जानवरों को लेके किसी जो गवर्नमेंट की कुछ डेजिग्नेटेड जगह थी वहां ले गए। अब वहां पर फी जानवर 2 किलो के हिसाब से उनको चारा या वंडा दिया जाता है। इस सूरत हाल के अंदर एक ऐसा खानदान जिसके पास 10 जानवर हैं, उसको सिर्फ 2 जानवरों या 3 जानवरों का चारा मुहैया किया जा रहा है। इस वक्त काश्तकार के पास अगर कुछ बचा था तो वो उसका लाइव स्टॉक ही बचा था, जिसको उसने अपनी जान से ज्यादा अजीज करके वहां से निकाला। तो पंजाब गवर्नमेंट जो है, चौधरी साहब, पंजाब गवर्नमेंट ने तो बड़े बड़े क्लेम किए हैं कि हमने इनको, मतलब ना सिर्फ जो अफेक्टेड, फ्लड अफेक्टेड लोग हैं उनको हम उनके खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं, बल्कि माल मवेशी जो इसमें सेव हुए हैं, रेस्क्यू किए हैं, उनको भी पूरे का पूरा खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन आप बता रहे हैं कि जिनके पास 10 हैं उनमें से 2 का खाना उनको दिया जा रहा है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। जहां पर मीडिया के कैमरास अच्छी तरह पहुंच रहे हैं वहां पर हो सकता है सूरत हाल कुछ बेहतर हो, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जो मसला है वो जानवरों की खुराक का, जानवरों के चारे का पैदा हो चुका है, जो कि बुरी तरह किसानों की मईशत को तबाह कर देगा। लोगों के खाने पीने में मुखैर हजरात भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं और हुकूमत भी अपना हिस्सा डाल रही है। लोग अपना गुजर बसर किसी ना किसी तरह कर रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त दरपेश है वो लाइव स्टॉक का है। अगर पिछले साल के जीडीपी के अदादो शुमार आप उठाकर देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर ने नेगेटिव ग्रोथ शो की और 0.4% की जो पॉजिटिव ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर की शो हुई वो सिर्फ और सिर्फ लाइव स्टॉक की वजह से हुई। इस वक्त हमारी अहम तरीन फसलें, जिसमें चावल जो कि तकरीबन हमने पिछले सालों में $4 अरब का एक्सपोर्ट किया, और हमारी इसके बाद दूसरी अहम तरीन फसल मकई, जिसका सबसे बड़ा खरीदार पोल्ट्री फीड वाला होता है, वो बुरी तरह मुतासिर हुई है। और ये तमाम इजला जहां पर सैलाब आया वहां पर सबसे ज्यादा जो फसल काश्त थी वो चावल और मकई की काश्त थी। अब चूंकि सैलाबी पानी का रुख जनूबी पंजाब की तरफ है, तो जहां जहां जनूबी पंजाब में दरियाई इलाकों के पास कपास काश्त है तो बुरी तरह कपास की फसल मुतासिर होने जा रही है। तो चौधरी सिर साहब, इसमें बताएगा कि इससे तो हमारा ज़र मुबादला और वो भी पानी में डूब जाएगा। 4 बिलियन की अगर हमने चावल एक्सपोर्ट किया था, $4 बिलियन का, तो 60% इम्पैक्ट का मतलब तो ये है कि हम अपने घर के चावल ही पूरे कर लें तो बड़ी बात होगी। जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो बिल्कुल ऐसे की ऐसे हैं। सैलाब जब आता है तो ये सिर्फ पानी नहीं आता, सैलाब के साथ बेतहाशा सिल्ट आती है। जब वो सिल्ट खेतों में चली जाती है
तो वो कई कई फुट वहां पर मिट्टी खड़ी हो जाती है। जो फसल वहां पर होती है वो फसल तो खत्म हो जाती है। काश्तकार को अगली फसल लगाने के लिए दोबारा से अपनी जमीन को लेवल करना पड़ता है, दोबारा से उसको अपने वाटर चैनल्स बनाने पड़ते हैं, उसको सारी मेहनत दोबारा से करनी पड़ती है। उसके जो वाटर सोर्सेज होते हैं जिसके अंदर टरबाइंस वगैरह आ जाती हैं, ट्यूबवेल्स आ जाते हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। उस बेचारे को सब कुछ दोबारा सिफर से स्टार्ट करना तो पड़ता है। इसमें बताएं गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट सिर्फ फोटो शूट कर सकती है या कुछ और भी कर सकती है प्रैक्टिकली? गवर्नमेंट अगर आज नियत कर ले कि हमने इस मुल्क के काश्तकार को, इस मुल्क के किसान को जिंदा रखना है, तो वो बहुत कुछ कर सकती है। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट मार्कअप फ्री लोन दे, काश्तकारों को इतना टाइम दे कि कम से कम वो अपनी मईशत को दुरुस्त कर सकें। काश्तकार, इस मुल्क का काश्तकार खुददार काश्तकार है, वो किसी एड की तरफ नहीं देखता। आप उसे टैक्स फ्री बीज दें, प्राइम मिनिस्टर तो देखते आप उसे हैं। सस्ती बिजली दें, आप उसे सस्ते ट्रैक्टर्स दें, उसको मियारी इनपुट्स दें, 6 महीने के अंदर अंदर वो अपने पांव पर खुद भी खड़ा हो जाएगा। इस वक्त जहां जहां किसान कार्ड से या दूसरे ज़राई बैंकों से जिधर जिधर भी लोन्स हैं उनको फौरी तौर पर रीशेड्यूल करें। इन इलाकों को आफतजदा करार देकर यहाँ पर बिजली के बिल और आबियानों को मुखर किया जाए और काश्तकार को कम से कम इतना टाइम दिया जाए कि वो दोबारा अगली फसल काश्त करने के काबिल हो सके। उसे आप एक इंटरनेशनल रेट पे इंटरनेशनल क्वालिटी के बीज और उसे अच्छी खाद दे दें ताकि कम से कम वो अगली फसल काश्त करने के काबिल हो जाए। वेरी वैल्यूएबल सजेशन फॉर द गवर्नमेंट। आई होप कि मरीम नवाज शरीफ साहबा की एडमिनिस्ट्रेशन जो है या चीफ मिनिस्टर हरसेल्फ पे हीड टू इट, और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि काश्तकारों को दोबारा से अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए, स्पेशली जो आपने बताया है कि मार्कअप फ्री लोन जो है वो उसकी ज़रूरत है, और एंड सीरीज़ ऑफ थिंग जो अभी आपने सजेस्ट की हैं। तो ऐसा मुझे ये बताइएगा कि 40 लाख लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं। 40 लाख में आपके अगर आपके पास डाटा हो, इनमें से किसान कितनी है या किसान फैमिलीज कितनी हैं? आप अगर थोड़ा सा स्टैट्स उठाकर देखें तो जहां जहां भी बंद तोड़े गए हैं वो सारी ज़राई जमीनें थी। उसमें से 90% लोग जो मुतासिर हुए हैं इसके अंदर वो काश्तकार और किसान थे। शहरों को बचाया जा रहा था और ज़राई जमीनों को डबोया जा रहा था। ज्यादा इफेक्टिव इसमें काश्तकार हैं। और मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से एक और रिक्वेस्ट भी करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से। तमाम इदारे इस वक्त बेशक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे रेस्क्यू के इदारे शामिल हैं, एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है, पुलिस शामिल है, लेकिन वो कम से कम जानवर लाइव स्टॉक के लिए जो उन्होंने कंडीशन रखी हुई है 2 किलो चारे की, इसको बढ़ाएं ताकि कम से कम लोगों के जो लाइव स्टॉक है वो जिंदा रह सके। इन हालात के अंदर तो वो बेचारे जानवर भूख प्यास से ही मर जाएंगे। 2 kg से आप कह रहे हैं कि कोई 10 kg के करीब किया जाए गवर्नमेंट को जो डिमांड है? ये वो लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देख लें, कम से कम वो 2 किलो वाली कंडीशन को इतना कर दें कि लोगों का लाइव स्टॉक सरवाइव कर सके। अभी तो पोजीशन ये है कि सिर्फ 2 किलो चारा अगर कहीं दिया जा रहा है तो वो तो एक जानवर के लिए भी काफी नहीं है। अगर किसी के पास 10 जानवर हैं तो वो बेचारा किसको डालेगा और किसको नहीं डालेगा। या कम से कम आप लोगों को ऐसे वसाइल मुहैया कर दें कि लोग वहां से खुद से चारा लाके अपने जानवरों को डाल सकें। अगर ये उनका लाइफ स्टॉक भी डैमेज हो गया तो इसके 2 नुकसान होंगे। एक तो हमारा जीडीपी बिल्कुल नेगेटिव में चला जाएगा, दूसरा एक आम काश्तकार, एक गरीब काश्तकार, उसकी मईशत चलती ही इस लाइफ स्टॉक के सर पे है। अगर ये लाइफ स्टॉक भी उसके हाथ से चला गया तो वो बेचारे को सीधा होने में, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर करने में बहुत टाइम लगेगा। बहुत शुक्रिया हसीब अनवर साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, गवर्नमेंट को बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म की इन्होंने सजेशंस दी हैं और बग़ैर टाइम ज़ाया किए जो पंजाब गवर्नमेंट है इनके कंसर्न को एड्रेस करे, अदरवाइज़ जो फ्लड डेवस्टेशन है उसका स्केल जो है वो मज़ीद बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही, दोबारा मिलते हैं, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।